चलिए, तो अनुसूचियां हो गई हैं, है ना। ठीक, अब पढ़ना है हमको भाग, है ना। और पहला भाग हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, भाग 1। संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र, है ना। भाग 1, संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। अब देखिए, जब भी हम लोग किसी भी भाग को पढ़ेंगे, है ना, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगा, है ना। कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे सबसे पहले तो इस भाग में अनुच्छेद क्या क्या है, इस चीज को जानना है। कितने अनुच्छेद हैं इसमें, आर्टिकल कौन कौन से हैं। दूसरा, उनको करेंगे क्या, डिटेल, जितने आर्टिकल्स हैं, है ना। अगर डिटेल करने लायक हैं तो उसको डिटेल करके पढ़ेंगे। और तीसरा, अगर इनमें कोई करंट का मुद्दा चल रहा है बाहर, है ना, तो करंट से उसको अपडेट भी करेंगे, है ना। क्या टाइमिंग है, कैसे लेट हो, है? आज बाहर रहो, ठीक है, आने दूं, अब फिर लती आके जाएगा तो चलो। तो इस तरीके से हमको पढ़ना है ना। सबसे पहले आर्टिकल्स जानेंगे कौन कौन से हैं, दूसरा आर्टिकल्स का डिटेल करेंगे, और तीसरा कोई करंट का मुद्दा चल रहा है तो वहां से अपडेट करके उस चीज को पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इससे हम लोग उस टॉपिक को बढ़िया से समझ पाएंगे, है ना। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं, है ना। तो अनुच्छेद है इसमें कितने, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, है ना। कितने अनुच्छेद हैं, 1 से 4, आर्टिकल 1 to 4। ये याद करना है भैया, है ना। थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन को आप आराम दीजिए और यहाँ बोर्ड पे देखिए, है ना। कितने अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद हैं, चारों को याद करना है ना। इसमें पहला अनुच्छेद, पहला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला आर्टिकल क्या है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा है विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश, है ना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, है ना, ये है सेकंड आर्टिकल, ठीक। लेकिन कैसे स्टेट, फॉरेन स्टेट्स, क्लियर। तो दूसरा अनुच्छेद कहता है विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश। तीसरा है राज्यों का नाम, राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, है ना। अल्टरेशन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू नेम, ठीक, एरिया और बाउंड्रीज, क्लियर। ये 3 आर्टिकल हुए, तीनों एकदम क्लियर याद होना चाहिए। पहला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा, विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश।
तीसरा है राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, और चौथा है अनुच्छेद 2 व 3 की प्रक्रिया, है ना। प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 2 एंड 3। क्लियर बात? बैठा? चारों आर्टिकल बताइए। पहला आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा, विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश। तीसरा, राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन, है ना। और चौथा क्या है? अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया। जो थर्ड आर्टिकल है ना, उसको राज्यों का पुनर्गठन भी कहते हैं, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो दो, चाहे वैसे पूछ ले चाहे इस तरीके से पूछ ले, दोनों समझ में आना चाहिए आपको, है ना। चारों आर्टिकल दिमाग में बैठा? याद हुआ? अब देखिए, इसमें पहला आर्टिकल क्या है? पहला क्या है? पहला है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, है ना। और इससे हमको 3 बातें पता चलती हैं इस आर्टिकल से, है ना। इस आर्टिकल से कुछ बातों पे विचार करना है, जिसमें से एक है नाम, कि देश का नाम क्या होगा। क्लियर? अभी विवाद चल रहा था ना कि इंडिया हटा के भारत कर दीजिए, भारत बढ़िया नाम, हिंदुस्तान कर देते हैं, है ना, सब फालतू। दूसरा, देश का ढांचा कैसा होगा। और तीसरा, इसमें क्षेत्र कौन कौन से शामिल होंगे। क्लियर? 3 बातें पता चलती हैं इससे। एक, भारत का नाम क्या होगा, देश का नाम क्या होगा। दूसरा, देश का ढांचा कैसा है ना, स्ट्रक्चर कैसा है। और तीसरा, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, है ना। क्षेत्र मतलब उसका भौगोलिक एरिया, जिस पर राज्य भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, और अन्य जो क्षेत्र होते होंगे वो भी रहेंगे। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहला बात क्या है? नाम, है ना। तो नाम क्या है? भारत का नाम है इंडिया भी और भारत भी, है ना। दोनों ही नाम है। हमारे देश के कितने नाम है? तो 2, है ना। और भी हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पे कितने? 2। कौन कौन से? इंडिया और भारत। याद हो जाएगा क्या क्या नाम? इंडिया और भारत, है ना। इंडिया और भारत। अब सवाल यह है कि दो नाम क्यों रखे? भाई एक ही रख देते, या तो इंडिया रख लेते या तो भारत रख लेते, क्या बुराई थी? 2 क्यों? 2 इसलिए कि जब संविधान सभा में पहले आर्टिकल पे चर्चा हो रही थी कि नाम क्या रखा जाए, है ना, तो कुछ लोग थे जो इंडिया के पक्षधर थे, है ना। क्यों? क्योंकि विदेशी जो आए थे वो हमको इंडिया के नाम से जानते थे, है ना। तो विदेशी छवि हमारी किस नाम से है? और भारत के लोग भारत को किस नाम से जान रहे हैं? तो भारत भी नहीं छोड़ पा रहे थे और इंडिया भी। तो बोले एक काम करते हैं, एक को चुने, उससे बेहतर है दोनों को चुन ले। नहीं है? बेहतर है तो फिर दोनों को चुने। और इसके लिए सामान्य बहुमत से तय कर लिया गया कि भारत का नाम क्या रहेगा? इंडिया और भारत रहेगा। ऐसे चेंजेस जो है सामान्य बहुमत से हो जाते हैं, है ना। दूसरा महत्वपूर्ण बात, देश का ढांचा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। तो ढांचा देखिए, ढांचा आर्टिकल में बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना। क्या होगा? संघ होगा। और संघ को कहते हैं फेडरेशन,
है ना। क्लियर। लेकिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक, राज्यों का एक संघ होगा, अंग्रेजी में कह रहे हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, यूनियन कह रहे हैं। यूनियन बोलते हैं किसको? एकात्मक को, है ना। अंग्रेजी में यूनियन, हिंदी में संघ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो पहले तो दोनों को समझ जाते हैं, फिर आसानी से हमको बात पकड़ में आ जाएगी कि संघ क्या है और यूनियन क्या है ना। किसको संघ कहेंगे और किसको यूनियन कहेंगे, इस बात को समझिए थोड़ा सा, है ना, कि कौन सा हिस्सा संघ कहलाएगा और कौन सा यूनियन कहलाएगा, या किस बेसिस पे कह रहे हैं हम लोग, क्या आधार है किसी राज्य को संघ कहने के और किसी को यूनियन कहने के, है ना। फेडरेशन और यूनियन कहने का क्या मतलब होता है? संघ क्या होगा? तो जहां पे केंद्र भी हो और राज्य भी हो, केंद्र और राज्य जहां दोनों मौजूद हों उसको क्या कहेंगे? संघ, है ना। केंद्र एवं राज्य की मौजूदगी, एकात्मक में केवल संघ होगा या केंद्र होगा, है ना। केवल क्या होगा? केंद्र होगा, है ना। राज्यों का अस्तित्व होगा ही नहीं, या अगर है भी तो वो राज्य वैसे नहीं होंगे जैसे दिखने चाहिए, है ना। मतलब यहां पे केंद्र और राज्य में दोनों को पर्याप्त शक्ति होगी, बराबर शक्ति होगी, या यूं कहें कई मामलों में राज्य को ज्यादा शक्ति होगी केंद्र से। क्लियर। यहां पे केंद्र और राज्य, अगर राज्य मौजूद भी हैं तो राज्यों को शक्ति नहीं होगी किसकी तुलना में? केंद्र की तुलना में, है ना। केंद्र कैसे बनेगा? केंद्र बनेगा राज्यों के समझौते से, केंद्र राज्यों के समझौते का परिणाम होगा, है ना। केंद्र क्या होगा? राज्यों के समझौते का परिणाम, मतलब सब लोग मिल करके एक अपने लिए क्या बना लिए? केंद्र बना लिए। जैसे जैसे जो अमेरिका है ना, एग्जाम्पल अगर देखें, कौन? यूएसए। इसमें छोटे छोटे कंट्रीज जो थे, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, है ना, लॉस वेगस हो गया, ये सब मिल करके छोटे छोटे जो कंट्रीज थे, ये लोग आपस में समझौता किए और समझौता करके क्या कर लिए? एक केंद्र बना लिए जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। स्टेट क्या हुए हैं? यूनाइट हुए हैं, जुड़े हैं एक साथ। समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? तो राज्य कैसे बने हैं? केंद्र कैसे बना है? राज्यों के समझौते से, है ना। जबकि भारत में या ब्रिटेन में देखें, एकदम क्लासिकल एग्जांपल कौन सा है इसका? ब्रिटेन, है ना। ब्रिटेन में छोटे छोटे काउंटीज तो हैं, लेकिन वो काउंटीज ऐसे नहीं हैं कि वो लोग समझौता करके ब्रिटेन बनाए हैं। ब्रिटेन ने प्रशासनिक सुविधा के लिए क्या बनाया है? काउंटीज। जैसे अभी देख रहे होंगे आप लोग छत्तीसगढ़ में, पहले कभी 16 जिले हुआ करते थे, फिर 28 हुए, फिर 33 हुए, बढ़ते गए ना लगातार। तो ये जिले जो है अलग करने के लिए बनाए गए हैं कि प्रशासन की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, या इसलिए कि ये जिले बाद में अलग हो सकते हैं छत्तीसगढ़ से? नहीं हो सकते ना। या छत्तीसगढ़ भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। जबकि यहाँ पे राज्य समझौते से जुड़े हैं, कभी भी एग्रीमेंट क्या हो सकता है? टूट सकता है, और राज्य क्या हो सकते हैं? अलग। समझ में आ रहा है बात? ठीक। यहां समझौते का परिणाम नहीं है ना। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? यहां पे केंद्र राज्य के बराबर शक्तिशाली होगा, या हो सकता है राज्यों से
कम शक्तिशाली भी हो, लेकिन इस मामले में केंद्र हमेशा, सेंटर हमेशा स्टेट से क्या होगा, ज्यादा शक्तिशाली होगा। अभी भी भारत में केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है कि राज्य? केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है ना, नहीं है? हाँ, तो वही बात है, यहां पे दोहरी नागरिकता होगी, डुअल सिटीजनशिप होगा। मतलब आपको अगर अमेरिका में रहना है तो अमेरिका की नागरिकता तो लगेगी ही, उसका कोई छोटा स्टेट है तो उस स्टेट की भी नागरिकता लगेगी। जैसे आप न्यूयॉर्क के अगर ठीक नागरिक हैं तो जरूरी नहीं कि आप अमेरिका के भी नागरिक हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में या भारत में ऐसा है क्या कि आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, भारत के नहीं? आप अल्टीमेट नागरिक किसके बनेंगे? भारत के, न कि छत्तीसगढ़ के। समझ में? आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नागरिकता कहाँ की है, तो आप कहाँ की बताएंगे? भारत की नागरिकता बताएंगे। तो हमारे यहाँ कैसी नागरिकता चलती है? तो जो भी एकात्मक लक्षण होगा उसमें एकल नागरिकता चलेगी। क्लियर? कैसी नागरिकता होगी? एकल, सिंगल सिटीजनशिप, अलग अलग नहीं। जब भी संघात्मक लक्षण की बात करेंगे तो ये जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ होगा, है ना? ये जो है इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनियन होगा, है ना? अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। कहने का मतलब है राज्य नष्ट नहीं हो सकते, नष्ट क्या हो सकता है? संघ। जैसे मान लेते हैं कि दो लोग पार्टनरशिप किए और कोई कंपनी बनाए, है ना? तो आदमी नहीं मरेगा, मर क्या सकता है? कंपनी, है ना? जब दोनों अलग हो जाएंगे कंपनी टूट जाएगा, कंपनी मर गया, है ना? कि आदमी निपट गया? नहीं ना। वैसा ही है, इसमें राज्य यथावत रहेंगे, जो टूट सकता है, जो बिखर सकता है वो क्या है? संघ। समझ में आया? इसके केस में ऐसा नहीं है, इसमें विनाशी राज्यों का क्या होगा? अविनाशी संघ होगा, है ना? कहने का मतलब है यहां पे राज्य टूट सकते हैं, संघ यथावत रहेगा, संघ में कोई आंच नहीं आएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करते थे, अलग अलग हो गए, राज्य टूटे कि संघ टूटा? राज्य टूटे ना, तो राज्य टूट सकते हैं, राज्यों का अस्तित्व नष्ट हो सकता है, किसका अस्तित्व बना रहेगा? संघ का। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि यहां पे जो बात की जा रही है, चूंकि समझौता हुआ है, तो बातें लिखित तौर पर मौजूद हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? शासन करने में आसानी होगी। तो इसीलिए इसके लिए हमेशा लिखित संविधान लगेगा। कैसा संविधान चलेगा? यहां पे लिखित होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? लिखित हो भी सकता है और नहीं भी, है ना? बताइए, बात समझ पाए कि नहीं? संविधान कैसा हो सकता है? लिखित भी और अलिखित भी। जैसे ब्रिटेन में लिखा हुआ नहीं है, क्या देश नहीं चल रहा है? चल रहा है। अमेरिका में लिखा हुआ है ना? भारत में भी लिखा हुआ है, लेकिन हमारा गुण दोनों से मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा। लास्ट में भारत में कैसा है ये बता दूंगा, है ना? तो पता चल जाएगा। यहां पे चूंकि विवाद हो सकता है केंद्र और राज्य के बीच, है ना? तो अब हमको ऐसा सेपरेट बॉडी चाहिए जो दोनों में न्याय कर सके, किसी का भी पक्षधर ना हो, है ना? मतलब यहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होगी, है ना? यहां पे हमेशा न्यायपालिका कैसा रहेगा? स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अब न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होती है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, यहां पे आ गया है टर्म, है ना?
न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे चलती है? बाहर है लेट, यह लेट नहीं है, ये अब तो ऑलमोस्ट क्लास खत्म होने का समय आ रहा है। कौन बताया? कौन गुप्तचर है जो सूचना दिया, ये बताओ पहले मेरे को। लेट चालू हुआ क्या? जो सूचना दिया वही नहीं है, सोर्स ही खराब है। क्या करें, आने दें कि नहीं? नहीं ना, देख लो। हाँ हाँ, क्या चाहिए? अब मैं सुन ही नहीं पाया, क्या चाहिए? हाँ बहुमत चाहिए, हाँ बहुमत, ठीक बोले। बताओ क्या करना चाहिए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? है? वो कह रहा है शहीद कर दीजिए। बात तो ठीक कह रही है, वही चीज होगा फिर। बताओ क्या किया जाए? तो आज के लिए, लेकिन कल किए तो ठीक, जाओ। हाँ? इतना बढ़िया बता रहा था, मेरा फ्लो खराब कर दिए, है कि नहीं? क्या बता रहा था मैं? न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र, इस बात को समझिए बढ़िया से। अच्छा ये बताइए, इससे पहले जो बातें बताए वो दिमाग में धस रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? हाँ, न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होती है? जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से क्या हो, मुक्त हो, है ना? अब दबाव से कैसे मुक्त होगी, कैसे इनके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा? तो हर एक चीज जिससे दबाव बन सकता है ना, विधायिका दबाव बना सकती है। जैसे न्यायपालिका में काम करेगा न्यायाधीश, है ना? अगर न्यायाधीश को चुनने का अधिकार विधायिका को होता तो विधायिका का दबाव होता। अगर लेजिस्लेचर चुनता न्यायाधीश को, है ना, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुन रहा है, तो अब चीफ जस्टिस जो है बनने के लिए लोग क्या हो जाएंगे, ठीक, विधायिका के गुलाम। अब विधायिका क्या करेगा, वो ये तय करेगा कि इस व्यक्ति को बनाते हैं, ये हमारे पक्ष में जजमेंट देगा, हमेशा होगा, ठीक, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या हो अगर हम उनको मुक्त कर दें, तो हम विधायिका को चुनने ही ना दें, न्यायपालिका में न्यायाधीश अपने अलग तरीके से चुन के आए, विधायिका का हस्तक्षेप ही ना हो, कार्यपालिका का भी हस्तक्षेप ना हो उसी तरीके से, तो न्यायपालिका क्या हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी, फिर वो दबाव में काम नहीं करेगी। इसीलिए न्यायपालिका में, जुडिशरी में काम करता है कोलेजियम सिस्टम, है ना? आप लोग आगे टर्म सुनेंगे बहुत, क्योंकि आप आज सुन ले रहे हैं। अब जब भी नया चीफ जस्टिस चुनना होगा, है ना, तो वहां पे सिस्टम काम करता है कोलेजियम, है ना? इसमें ठीक कुछ वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनता है। इसमें बहुत कोशिश किए थे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कि ठीक प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया जाए, नहीं किए, समझ में आया? जैसे इलेक्शन कमीशन वाले केस में चल रहा था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, सीईसी, है ना, उसके चयन में ठीक एक मंत्री को शामिल किया जाए, प्रधानमंत्री को, और एक अन्य मंत्री, तो वोट जो है हमेशा क्या हो जाएगा, बहुमत दल के पास हो जाएगा, और वो वैसे ही काम भी करेगा फिर इलेक्शन कमीशन, है ना? वैसी स्थिति ना बने न्यायपालिका की, क्लियर? तो इसीलिए ध्यान में रखना है, एक तो दबाव मुक्त हो, दूसरा कार्यकाल की स्वतंत्रता हो, है ना? अगर ऐसा रहता कि चुन तो आप अपने मर्जी से गए हैं, लेकिन हम कभी भी हटा सकते हैं आपको, आप हमारे पक्ष में फैसला नहीं दिए, चलो अगले दिन से घर में बैठो, है ना? तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती क्या? अब मजबूरन काम के डर से हमको क्या करना पड़ता,
उनके पक्ष में फैसला सुनाना पड़ता। तो अब कार्यकाल फिक्स कर दिए कि सीजेआई है तो 65 साल और अदर जस्टिस है तो 62 साल, है ना। इससे पहले उनको नहीं हटा सकते, हटाएंगे तो उसके लिए विशेष प्रोसीजर लगेगा, है ना, ठीक। और विशेष प्रोसेस के तहत आज तक कोई न्यायाधीश हटा नहीं है, समझ में आया। तीसरा, चलो ठीक है, नहीं हटा रहे हैं, है ना, चुन भी नहीं रहे हैं, लेकिन सैलरी तो ले रहे हैं ना। पैसा पैसा नहीं देंगे तो कैसे बनेगा, है ना। तो जो वेतन है, वेतन एवं भत्ते, इसको क्या कर दिए, संचित निधि से देने की बात कर दिए, कंसोलिडेटेड फंड से देने की बात कर दिए कि अब इनको जो सैलरी दी जाएगी वो संचित निधि से दी जाएगी और उस पर कोई बहुमत नहीं होगा, वो फिक्स खर्च है जिस पर कटौती नहीं की जा सकती। जैसे आप किराए पर रह रहे हैं अंबिकापुर में, तो रूम रेंट का तो देना ही पड़ेगा ना, किराया तो भरना ही पड़ेगा आपको, वो मैंडेटरी खर्च है, उसको आप टाल नहीं सकते, समझ में आया। वैसे ही इनके जो वेतन है उनको टाला नहीं जा सकता, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, है ना, वो फिक्स खर्च है, करना ही करना है। तो अब सैलरी फिक्स हो गई, तो अब न्यायपालिका क्या करेगा, स्वतंत्र तौर पे काम करेगा। ए बेला, कहानी सुना रहा हूं, हैं अंकित, हैं ऐसे देख रहा है, झूम रहा है, तो बेला मारूंगा यहाँ, ठीक हो जाएगा, हैं? देख रहे हो 8 बजे कैसे नींद आ सकता है ये बताओ, 9 बजे भी, हाँ 9 बजे सूत क्या आया करो, हैं? क्या बोल रहे हैं, रात का समय भगवान किस लिए दिए बनाए हैं, ताकि जो आप जैसे निशाचर लोग हैं क्या कर सकें, सो सकें। अच्छा अभी झूमर रहा है, अभी दोपहर भर फेंकाया रहेगा इसके बाद, है ना, कैसे, दवाई बता दीजिए, दवाई है, फोन को बंद कर दो, है ना रील देखोगे ना नींद गायब होगा, है ना। रात को लेट तक जगोगे तो उसका परिणाम यही है, टाइम पे सो जाओगे तो टाइम पे उठ पाओगे, और ऐसे झुमरते नहीं रहोगे क्लास में। इतना बढ़िया बात बता रहा था मैं, अब बीच में जो है गाड़ी में ब्रेक लगवा दिया मेरे, है ना। तो न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होगी, समझ में आया। इसके अलावा और कैसे स्वतंत्र हो सकती है, तो किसी भी मंत्री, विधायक, नेता या किसी भी अधिकारी का न्यायाधीशों पे कोई दबाव नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर ये लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं। इसीलिए न्यायपालिका सिटिंग सीएम के ऊपर भी ठीक केस चला देती है और उनको जेल में भरवा देती है। इसका 2 एग्जाम्पल तो अभी अभी देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे, हाँ। और बगल में हमारा पड़ोसी स्टेट झारखंड, नहीं, ये सबका वेस्ट टाइम है क्या, अब समाप्त होने वाला है। आओ आओ, जो बचा है उसको पढ़ लो, क्या बिगड़ेगा मेरा जाओ जाओ जाओ, ये ना लगे कि नहीं पढ़ने दिए, जाओ पढ़ लो, अब क्या ही पढ़ पाओगे, खत्म होने वाला, कॉन्सेप्ट तो खत्म है अब, है ना। जो मूल बात है, जो संघ और एकात्मक समझना था, वो तो अब समापन पे है, इसके बाद तो खाली रटना है। तो मैं क्या बता रहा था, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी ये तय बात है, यहां पे स्वतंत्र हो भी सकती है ना, और नहीं भी, है ना। जैसे ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है ना, अंत में जो काउंसिल है, काउंसिल का डिसीजन काम करता है वहां, मतलब ब्रिटेन के जो क्राउन है, क्राउन पे जाता है बात, है ना। तो यहां स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है। अब इसका एक एग्जांपल जो है भारत भी है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है,
समझ में आया? तो ये सारे गुण हैं, है ना, किसके? संघ और एकात्मक होने के। अब भारत को हम लोग क्या बोले हैं? राज्यों का एक संघ होगा, मतलब इसमें संघात्मक लक्षण भी है और एकात्मक लक्षण भी है। तो भारत के ढांचा का लक्षण क्या क्या है ना? तो लक्षण में देखिए, यहां पे एक बात याद रखना है कि केंद्र भारत में अधिक शक्तिशाली है किससे? सही बात है। संघ तो है लेकिन केंद्र ज्यादा पावरफुल है किससे? राज्य से। दूसरा, नागरिकता कैसा है हमारे यहां भारत में? कैसा नागरिकता? एकल नागरिकता है। राज्य कैसे हैं? विनाशी हैं कि अविनाशी हैं? विनाशी हैं या अविनाशी? क्या है? राज्य विनाशी हैं, है ना। जबकि जो केंद्र है, केंद्र कैसा है? विनाशी है कि अविनाशी? अविनाशी है ना, इंडिस्ट्रक्टिबल है। समझ में आ गया बात? इसके बाद हमारे यहां एकल न्यायपालिका है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसके अलावा हमारे यहाँ लिखित संविधान भी है। हमारे यहाँ जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, राज्यपालों की नियुक्ति है ना, ये कौन करता है? केंद्र करता है, मतलब राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल क्या है? राज्यों में केंद्र के एजेंट, है ना, कि राज्य में क्या घटनाएं घट रही हैं, फोन करके कौन बताएगा? राज्यपाल बताएगा राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री को क्या ही गरज है कि बताएगा? वो अपने राज्य की सूचना देने का उसको कोई लाभ है? लाभ तो है नहीं कि ये हो रहा है, तो सूचना कौन दे रहा है? अगर नहीं चल रहा है शासन, खराब स्थिति में चल रहा है, तो भी मुख्यमंत्री कहेगा कि मैं पद छोड़ दूं? नहीं कहेगा पद छोड़ दूं, बल्कि क्या कहेगा? जैसा है थोड़ा आगे और चलाते हैं, कंडीशन बेहतर हो सकता है ना। राज्यपाल कहेगा नहीं, यहीं पे गाड़ी रोकना पड़ेगा, अब केंद्र को फोन कर रहा हूं मैं और अभी लगवा दे रहा हूं राष्ट्रपति शासन। समझ में आया? अगर संवैधानिक ढांचा बिगड़ा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा, लेकिन लगवाने के लिए बताएगा कौन कि यहां पे ऐसा चल रहा है। तो इसलिए कह रहा हूं, राज्यपाल क्या है? केंद्र का एजेंट। और जब राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो राज्य से पूछ नहीं रहे हैं कि बताइए किसको राज्यपाल बनाए आपके लिए, पूछ रहे हैं किसी को भी पटक दे रहे हैं, है ना। और वो काम करेगा किसके लिए? केंद्र के लिए कि राज्य के लिए? केंद्र के लिए। तो शक्ति किसके पास जा रही है? राज्य के पास कि केंद्र के पास? तो ये लक्षण एकात्मक हुआ कि संघात्मक हुआ? अब फंस गया। कैसा लक्षण हुआ? ये डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है पेपर में, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पढ़िए आपको पता चलेगा, है ना। और उस समय ये रटा हुआ जो 4-5 लाइन लिखे हैं ना, वो काम नहीं आएगा। उस समय आपकी बुद्धि काम आएगी कि कैसे पहचाने हम संघात्मक लक्षण क्या है और एकात्मक लक्षण क्या है। हर वो चीज जिससे पावर केंद्र को मिलेगी वो क्या होगा? एकात्मक होगा। और हर वो चीज जहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या पावर दोनों को मिल रहा है, वो कैसा लक्षण होगा? संघात्मक। तो यहां पावर केंद्र को मिल रही है कि राज्य को मिल रही है? तो कैसा लक्षण हुआ? एकात्मक लक्षण हुआ, है ना। राज्यपालों की नियुक्ति कैसा है? एकात्मक लक्षण है। समझ में आया बात? ठीक। लिखित संविधान लिख दिए, न्यायपालिका लिख दिए, केंद्र, राज्य, नागरिकता, ठीक है ना। तो ये सब भारतीय जो ढांचा है संविधान का, उसका क्या है? लक्षण है। बताइए, कहीं पे समझने में कोई फेर हुआ हो, कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछिए मेरे से। आया है? हाँ। इसी में एक चीज और आता है, आपातकाल, है ना, इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगेगी, है ना, तो इमरजेंसी के समय ठीक केंद्र हावी हो जाएगा राज्य पे, फिर राज्य पे राज्य का कानून नहीं चलेगा, राज्य पे केंद्र का प्रशासन हो जाएगा, है ना। तो ये भी लक्षण कैसा है? एकात्मक है। कैसा लक्षण हुआ ये? लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कराना है,
तो केंद्र को भी वोटिंग का राइट है, मतलब संसद को, और राज्य में विधायकों को भी है। समझ में आया? तो ये अब पावर क्या हुआ? बट तो अब ये कैसा लक्षण हुआ? संघात्मक लक्षण हुआ। समझ पाए बात को? अब एक एक बात गिना तो नहीं सकता मैं, ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको। जब लास्ट तक पूरा पढ़ लेंगे आपको सारा बात आईने की तरह साफ समझ में आएगा। क्लियर? जो अभी पढ़े ये समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। आ गया ना बढ़िया समझ में? तो ये हो गया भारतीय ठीक संविधान का ढांचा, है ना, अनुच्छेद 1। इसके बाद तीसरा बात है, ठीक, इसमें पता चलता है किसके बारे में? क्षेत्र के बारे में, है ना, कि क्षेत्र या टेरिटरी कौन कौन से होंगे, है ना। क्षेत्र को एरिया नहीं लिखना है ना, टेरिटरी। कितने तरीके के क्षेत्र हो सकते हैं भारत में? तो भारत में 3 तरीके के क्षेत्र होंगे। कितने तरीके के? 3 तरीके के। एक जिसको बोलेंगे राज्य, क्या बोलेंगे? दूसरा जिसको बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश, हो, और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा ईटी, अर्न टेरिटरी, अर्जित क्षेत्र। भारत में 3 तरीके के क्षेत्र हो सकते हैं, है ना। कैसे कैसे? राज्य हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है, और अर्जित क्षेत्र हो सकता है। राज्य, राज्य में ठीक प्रशासन कौन करेगा? तो 2 लोग, एक सीएम और एक गवर्नर, है ना। चीफ मिनिस्टर होगा और शासन करने के लिए ठीक राज्यपाल होगा, गवर्नर होगा। केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन करता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति हर जगह पे मौजूद तो नहीं हो सकता, तो उसके बिहाफ पे राष्ट्रपति अपने साथ क्या चुनता है अपने लिए? एजेंट, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? या तो प्रशासक बोलेंगे, है ना, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? राज्यपाल। कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान है जहां पे सीएम रखने का छूट मिला हुआ है, जिसमें एक पौंडीचेरी हो गया और एक दिल्ली हो गया। समझ में आ गया? तो ये हुआ। अर्जित क्षेत्र मतलब वे विदेशी क्षेत्र जिसको हम लोग युद्ध के माध्यम से जीते हो किसी से, है ना, या फिर कोई हमको गिफ्ट कर दे कोई एरिया, तो एक नया क्षेत्र हमारे कब्जे में आ जाएगा, वो अर्न टेरिटरी कहलाएगा। तो अभी हमारे पास कोई अर्न टेरिटरी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे पास? 8। और राज्य कितने हैं हमारे पास? 28। कितने राज्य हैं? 28। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां तक किसी तरीके का कोई समस्या है तो कहिए मेरे को। इतनी बात पकड़ में आई? आगे बढ़े? चलिए आगे देखिए। इसके बाद अब चूंकि राज्य हैं हमारे पास कितने? 28। तो क्या शुरुआत से 28 राज्य हैं हमारे पास? नहीं, राज्यों के गठन होने का पूरा इतिहास है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? राज्यों के गठन का इतिहास, है ना। हिस्ट्री ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स, है ना, राज्यों के गठन का इतिहास। और ये हम लोग शुरू करेंगे कब से? 1912 से, है ना। 1905 में होता है बंगाल विभाजन। थोड़ा और पहले को ले ले तो 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन, है ना। और बंगाल जो है ना, बंगाल बट गया 2 पार्ट में, ठीक। ये पूरा बंगाल का क्षेत्र ये 2 पार्ट में बट गया। इसको ईस्ट बंगाल और इसको वेस्ट बंगाल कहा गया। क्लियर? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। इसके बाद 1912 जॉर्ज पंचम और जो
क्वीन मैरी थी, है ना, ये आए भारत में, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत में जो ये बंगाल विभाजन हुआ था इससे बहुत दुखी थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। और 1911 में राजधानी चेंज हो गया है, कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली। हार्डिंग सेकंड थे, वो राजधानी चेंज कर दिए कलकत्ता से दिल्ली, है ना। अब जब राजधानी चेंज हो गया, ठीक, कलकत्ता से दिल्ली, तो अब हमको ये चाहिए था कि बंगाल विभाजन रद्द हो जाए, क्योंकि बहुत जबरदस्त डिमांड था बंगाल विभाजन रद्द करने का, 1905 से चल रहा था। तो 1912 में, 1912 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, है ना, कि दिल्ली दरबार बैठेगा, रानी मैरी और जॉर्ज पंचम आएंगे नए राजधानी में घूमने, है ना। वो लोग आए बंगाल विभाजन रद्द करने, है ना। लेकिन जब रद्द करने की बात कहे तो बोले माई बाप ठीक चल रहा है। तो बोले कैसे? बोले बात ऐसा है कि हमको लगा था कि विभाजन गलत है, बट गए हैं, लेकिन प्रशासन आसान हो गया है, विकास हो रहा है। जैसे ऐसा समझिए आप, एक घर में 15 लोग रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, है ना, उसमें 2 लोग कमाते हैं और 18 लोग खाने वाले हैं, है ना। ठीक, 4 भाई हैं, चारों के 4-4 हैं, तो 4 चौक हो गए 16, है ना। ठीक, और अपने लोग इधर उधर के मिला के कितने? 20, जिसमें 2 भाई कमाते हैं और 16 लोग क्या करते हैं, 18 लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो कमा देख रहे हैं, घर बढ़ नहीं रहा है, ऐसा सिचुएशन। और उसमें अगर एक आध बहुरिया विद्रोह कर दे कि नहीं मेरे पति के कमाई से घर चल रहा है ना, और विद्रोह करा के अलग कर दे, तो हम 2 हमारे 2, 4 लोग अलग हो गए अब, है ना। अब एक घर में 16 लोग हैं, 1 कमाने वाला, और एक घर में 1 है कमाने वाला और 3 खाने वाले, है ना। वहां 16 खाने वाले, यहाँ पे 4 हुए। अब ये बताइए जल्दी कौन ग्रो होगा? काहे होगा? पैसे बचेंगे। पहले सरकारी स्कूल में जाते थे, अब कार्मेल में जाएंगे पढ़ने, नहीं होगा? होगा ना? है? पहले ठीक कुछ ला रहे हैं तो अकेले के लिए नहीं ला सकते, दाल भात खा के जीवन बिता रहे थे, क्योंकि 20 लोगों को पोसना था। अब कभी पिज्जा भी चल रहा है, कभी हाका नूडल चल रहा है कि नहीं? तो स्थिति बढ़िया है कि खराब है? शिवनारायण, ठीक है स्थिति? अच्छा, पैसा नहीं बचेगा, लेकिन पहले नहीं खा पा रहे थे तो अब तो खा पा रहे हैं ना, है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म हो जाएगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, कि आगे थोड़ा और कमाएंगे तो और अच्छा हो सकता है कि नहीं? तो बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन उसका बाद में देखे कि प्रशासनिक तौर पे फायदा हुआ है, प्रशासन आसान हो। बोले एक काम करिए, आए हैं तो इनको भी अलग करते हुए ही जाइए। किनको? बोले एक काम करिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनको करिए अलग, है ना। पहले ये तीनों साथ में थे, अब 3 अलग अलग हो गए, ताकि प्रशासनिक सुविधा क्या हो जाए? बढ़ जाए, है ना। और प्रशासनिक सुविधा बढ़ेगी तो गवर्नेंस आसान हो जाएगा, है ना। विकास की लहर दौड़ेगी, फिर दौड़ेगी नहीं, कार में चलेगी फिर, है ना। तो ठीक सोच रहे थे। बोले तथास्तु, बना दिए। आए तो थे बंगाल विभाजन रद्द करने, लेकिन 3 ठुआव बना के चल दिए, है ना। होता है, सुने होंगे कि परिवार जो है औरतें तोड़ती हैं, लेकिन उसके लिए चाकू जो है पुरुष ही देता है कि लो तोड़ो। वही बताता है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है इस घर में,
बता रहा हूं मैं। अब वही है मूल रीजन। मैं जब ऐसे करता था तो मेरे को नहीं करने दिए, ऐसे बताएगा, है ना। मेरे को बहुत तरपाए हैं, कमाने के लिए भेज देते थे। कौन नहीं भेजेंगे, नहीं तो घर में बैठ के खाते ही रहोगे, नहीं तो गलत किए कमाने भेजे तो। लेकिन लगता क्या है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और वही कहानी स्त्री को सुनाए, अब बेचारी प्रेम करती है, वो तो द्रवित होगी ना कि भाई इसके साथ अन्याय हुआ है, नहीं, इसको इन राक्षसों के चंगुल में नहीं रहने देना है, इसको बाहर करो पहले। और वो जो है क्या करती है फिर, रेंदिया रेंदिया के कि नहीं, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं मुंह फुला के बैठे रहूंगी, रोज तमाशा होगा। फिर अंत में कहेंगे कि जा ले जा। अच्छा ठीक, समझ में आया। ये लोग बोल रहे हैं सर तो पुरुषों के खिलाफ जा रहे हैं ससुरे बैल, क्या करें, करवा वही रहे हैं। अगर मेरी बात का भरोसा नहीं है तो किसी शादीशुदा मर्द से पूछना कि उसके लिए चाकू कौन दिया था अलग होने के लिए, वो बताएगा कि मैं ही गलती कर दिया था कि सारे राज बता दिया था। समझ में आया। आगे के लिए हिदायत है साहब लोग, होश में है ना। हाँ समझ जाओ, जीवन का भी सार दे रहा हूं मैं। अगर भविष्य में मम्मी पापा के साथ रहना चाहते हैं, हाँ तो ये सब जो है गलतियां ना करें आप। हाँ हाँ, राज नहीं बताना चाहिए। ठीक, तो ये तो हुआ विभाजन, है ना, ठीक चल भी रहा था। इसके बाद दोबारा जब कहते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया 1914 में, 19 तक चला, है ना, थोड़ा भुला गए। फिर असहयोग आंदोलन आ गया कि अब अंग्रेजों को ही भगा देते हैं तो हम लोग अपना अलग से कर लेंगे, क्या दिक्कत, ठीक चल रहा था। फिर जैसे असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, सविनय अवज्ञा आ गया, बोले अभी एक कर होके काम कर लेते हैं, जैसे अंग्रेज भागेंगे फिर अलग अलग कर लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है। ठीक सोच रहे थे, ठीक सोच रहे थे। स्वतंत्रता मिली, है ना, 15 अगस्त 1947 को। और जैसे स्वतंत्रता मिली, अब बोले हाँ अब हम लोग खाली हो गए, अब जो है राज्यों को भी मिला लिए हैं, जितने देशी रियासत थे उनको भी ठक ठुका के कर लिए हैं, है ना। अब क्या किया जाए, तो अब राज्यों का बंटवारा किया जाए, अलग अलग सीएम बनेगा अब, है ना। और इसके लिए 1948 में, है ना, एस के धर, है ना, जून के महीने बना था, जून 1948 में एस के धर आयोग बना, एस के धर कमीशन। उस समय एस के धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, है ना। उनके नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया जिसको बोलते हैं क्या, एस के धर आयोग। इसी को भाषाई प्रांतीय आयोग कहते हैं, है ना, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन ये कहते हैं। अब ये आयोग बना और इस आयोग के समक्ष मांग रखा गया कि दक्षिण भारत वाले, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, इधर से कोई मलयालम बोल रहा है, उधर तेलुगु वाले हैं कर रहे हैं, उधर से कन्नड़ बोल रहे हैं, इधर तमिल वाले इल्ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग भी नहीं हिले, है ना, करें तो करें क्या, कैसे चलेगा ऐसे में। तो बोले हमको अलग अलग राज्य बनाइए, ऐसे नहीं बनेगा। और अभी ताजा ताजा जून 48 की बात है, 47 में आजाद हुए हम लोग, 1 साल भी ढंग से नहीं हुआ है। बोले अगर अभी बांट तो दिए भाषा के आधार पे, है ना, तो पता चला अभी अंग्रेज का जहाज पहुंचा भी नहीं होगा ब्रिटेन, वापस घूम के आ सकता है ना, और धर लेंगे फिर कि चलो आज से फिर से गुलाम अगेन एक बार और। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, अगर राज्य बनाना है तो प्रशासनिक सुविधा से बना सकते हैं, भाषा के आधार पर नहीं बांटेंगे। गलत बोले, सही बोले ना, ठीक चल रहा था 1948 में। इस आयोग ने क्या कर दिया, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को ठुकरा दिया, है ना, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया, है ना, ठीक है। लेकिन लड़का एक बार खिलौना देख लेता है ना,
तो जमीन में लौट जाता है वो। नहीं तो उसको मीना बाजार ले जाके देखिए आप, या मेला वेला घुमाने, देखे हो आप इस लोग किए होगे, छैया छैया वाला मोबाइल नहीं मिला होगा तो लेट गए होगे जमीन पे, एड़ी खुरियाने लगे, चाहिए मतलब चाहिए। एक आयोग ने नकार दिया, लेकिन मांग तो रुक नहीं रहा है, तो बोले ठीक है ठीक है, एक आदमी गलत हो सकता है, इस बार 3 आदमी बैठाएंगे और ये लोग बताएंगे कि देना चाहिए कि नहीं। तो दिसंबर 1948 में, है ना, JVP समिति बनी, है ना, जैसे जवाहरलाल नेहरू, है ना, V से वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीता रमैया, है ना, सीता रमैया, है ना, ये 3 लोग थे इस आयोग में। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीता रमैया, 3 लोग थे, है ना। और इनके समक्ष भी वही मांग रखा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए। ये लोग भी तो देख ही रहे हैं कि अभी अभी जुम्मा 1 साल हुआ है ना, और 1 साल कुछ महीने, ठीक, लड़का का ढंग से दांत नहीं आ पाया है और चाबने को दौड़ रहा है कि नहीं? तो क्या इनको चाबने दिया जाए? नहीं, अभी अभी भारत आजाद हुआ है, भाषा के आधार पर तो राज्य बना ही नहीं सकते। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को क्या कर दिया? ठीक, अतार्किक माना, है ना, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को ठीक अतार्किक माना। क्लियर बात? ठीक है, लड़का को एक बार नहीं कर दिए तो वो और बिदक जाता है ना, और उसके बाद अब जो वो आंदोलन करेगा, ठीक, आप ले जाके दीजिएगा तो भी शांत नहीं होगा आपको। देखे हो क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं और मेरे एक बुआ का लड़का, हम लोग दोनों गए, मेरे मतलब एक और भैया है बड़े वाले, ठीक, उनका छुआ था छोटा, ठीक, तो गए, 19 का दुकान है, दुकान में क्या किए कि वो बादाम चिक्की रहता है ना, अब मैं नहीं देख रहा हूँ कि नीचे खड़ा है वो, ठीक, आके चाचा चाचा कह रहा, पता ही नहीं चला खड़ा था, देख रहा था हम लोग कैसे करके आए हैं चाचा लोग, चाचा लोग को पता ही नहीं कि खड़ा है वहां पे, है ना। मैं चिक्की निकाला, ठीक, फाड़ा, एक टुकड़ा जो मेरे साथ भाई गया था उसको, एक टुकड़ा मैं, और वो देख रहा था कि अभी मेरे को देंगे, देखे ही नहीं, मुंह में डाले, अब वो जो रोया है तब गया नजर, ओ माय गॉड, पाप हो गया अब तो, है ना, जो रोया, आतंक मचाया। मैं कहा नहीं चुप हो जा, नया दे रहा हूं, नया फाड़ के दे रहे हैं, लिया ही नहीं, फेंक दिया ऐसे करके, कि मतलब खुद खा लिए, ठग रहे हो मेरे को, अब देखे तक नहीं, एकदम अंदोल भाई, खाए, जमीन पे लेट गया, है ना, और एड़ी रगड़ रगड़ के जो लौटना शुरू किया, वो मातम का माहौल पसर गया वहां पे। अब मेरे को लगा मैं जो है पाप कर दिया हूं, मैं आ गया, और उससे बड़ा पाप कर दिया कि मैं उसको खा लिया, है ना, नहीं खाना चाहिए, अब नजर गया ही नहीं, है ना, ठीक है। तो उसको देख के मेरे को याद आया, यहां पे भी वैसे ही घटना घटेगी, अब नहीं तो दिए हैं, अब वो पसरेगा कौन? तो 1952 में अक्टूबर की बात है ना, नाम है पोट्टी श्री रामल्लू, है, नाम याद हो जाएगा, सुबह सुबह क्या क्या नाम लेना पड़ रहा है ना, पोट्टी श्री रामल्लू, ये बोले रुको, मैं भाषा के आधार पर राज्य बनवाऊंगा। बोले कैसे? बोले अभी मेरे पास तरीका है, बोले मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा, रेंदियाऊंगा ऐसा कि देना पड़ेगा, है ना। और किसान में इनकी तूती बोलती थी पोटी श्री रामल्लू की, है ना, मतलब इतना जबरदस्त पकड़ था किसानों में कि
ये कह दिए कि चलो आंदोलन करना है, दिल्ली उखाड़ देना है, तो कूद जाएंगे लोग, है ना। ये बोले कि बनवाते हैं राज्य। बोले कैसे? तो क्या बाकियों का हमको नहीं पता, हमको आंध्र प्रदेश एक तो राज्य दे दें लोग, बाकी हमको ज्यादा मतलब नहीं है। बोले ठीक। और इसके बाद आंध्र प्रदेश बनवाने के लिए 56 दिन के आमरण अनशन पे बैठे, है ना। बैठे थे, लड़का रेंदिया रहा है, आप तब तक टॉलरेट कर सकते हैं जब तक कर सकते, कह रहे जाने दो, रो रहा है, रोने दो, है कि नहीं। कुछ देर बाद रोते रोते खुद ही चुप हो जाएगा। क्या पता था रोते रोते निपट जाएगा। 57वें दिन निपट गया ये आदमी। जी रहा था तब तक तो ठीक था, मतलब बात सीरियस है, इसको हंसी मजाक में नहीं लेना है, कोई निपट चुका है, ठीक है। ऐसे हंसवा रहे हो इसलिए हंसी आ रहा है मेरे को, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूं, समझिए आप लोग, है ना। 57वें दिन निपट गया। जी रहा था तब तक तो सब्र था कि चलो मरा नहीं है, अभी खटिया में ही है। लेकिन निपट गया तो जो मातम हुआ, बोले अब नहीं छोड़ेंगे। कहां है जवाहरलाल नेहरू, निकालो बाहर, है ना। और बहुत तीव्र आंदोलन हुआ। नेहरू को भी लगा कि ये लोग दिल्ली पहुंचे उससे पहले जो मांग रहे हैं इनको दो, नहीं तो अब जो करेंगे वो जो है उससे बच नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। तो बोले ठीक है। तो 1953 में, अगले साल, है ना, ठीक, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बना, है ना। लेकिन कब? स्वतंत्रता के बाद, है ना। स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पे पहला राज्य क्या बना है? आंध्र प्रदेश। बताइए कहानी समझ में आया कि नहीं, है ना। अब चूंकि एक बन गया है तो बाकियों ने क्या बिगाड़ा है ना। अगर एक को चॉकलेट दे दिए तो बाकियों को भी तो देना पड़ेगा चॉकलेट, नहीं देना पड़ेगा? दो तो सबको, नहीं तो किसी को नहीं। अब एक को मिला है तो अब गठित होगा नया राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, दिसंबर 1953 में, जिसका नाम है फजल अली आयोग। तो अब इस आयोग को मैं बताऊंगा आपको कल, है ना। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? टाइम पे आओ।